विशाल बकरी लालची मटन वाला। मदन का गांव में एक ही मटन का दुकान था। एक ही दुकान होने के कारण गांव वाले भी मदन के पास से ही मटन खरीदते थे। पर इसी वजह से मदन लालच में आने लगता है। पैसों के लालच में मदन मटन तोलने में फर्क करने लगता है और ऊपर से मटन के दाम भी वो बढ़ाने लगता है। एक बार गांव का गणेश मटन खरीदने दुकान पर आता है और कहता है, अरे मदन, 1 किलो मटन तो देना। तब मदन गणेश का ध्यान भटकाते हुए मटन तोलने में फर्क करता है और उसे 1 किलो से कम मटन देता है। गणेश 1 किलो के 500 रुपए देता है। तब मदन कहता है, अरे किशोर, 500 रुपए नहीं, मटन का दाम अब बढ़ गया है, अब 1 किलो 600 रुपए का होगा। अरे मदन, एक तो मटन 1 किलो से कम दिख रहा है और ऊपर से दाम भी ज्यादा ले रहे हो। तुम तो गांव वाले को लूट रहे हो। अच्छा तो ठीक है, फिर रख दो ये मटन और कहीं और से खरीद लो। बड़ा आया मुझे कहने वाला। गणेश के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप 600 रुपए देकर वहां से चला जाता है। इस तरह मदन दिन भर अच्छी कमाई करता है। तब वो सोचता है, अरे वाह, ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। लेकिन गांव वाले दाम बढ़ाने से कहीं मेरा मटन ही खाना ना बंद कर दे। मुझे इसके लिए कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे दाम भी कम रहे और मेरा ज्यादा मुनाफा भी होता रहे। मदन ऐसा सोचते हुए घर जाता है। तब वो देखता है कि उसका बच्चा साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, जिसे देखकर मदन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। अब देखो कैसे मैं कम दामों में मटन बेचकर अमीर बनता हूँ। गांव वाले भी कम दामों में मटन पाकर खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मदन पंप लेकर दुकान में आता है और दुकान के अंदर वो बकरियों में चुपके से हवा भरकर उन्हें फुलाने लगता है, जिस वजह से बकरियां ज्यादा मोटी और विशाल बन जाती है, जिसे देखकर मदन बहुत खुश हो जाता है। विशाल बकरियां देखकर गांव वाले भी चकित हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन, इतनी विशाल बकरियां आखिर तू कहां से लाया? अब तो तू और भी ज्यादा दाम बढ़ाएगा। अरे ये तो मेरी स्पेशल बकरियां है, पर हाँ, इनके दाम ज्यादा नहीं बल्कि कम है। बस किलो रुपए 300 है और पूरी विशाल बकरी लिया तो उसके तो 200 रुपए किलो लगेंगे। बोलो, अब तुम्हें मटन दूं या फिर पूरी की पूरी बकरी? ये सुनकर तो वो गांव वाला भी सोच में डूब जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मटन खरीदने के बजाय पूरी बकरी ही खरीद लेता हूँ। वैसे भी आज मेरे घर बीवी के मायके वाले आकर है। मटन खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, मेरे जेब को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो एक पूरी बकरी ही मदन से खरीद लेता है। मदन अब ज्यादा मटन के बजाय विशाल बकरियां ही बेचने लगता है। उसे कम समय में ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। एक बार मदन घर में बैठा पैसे गिन रहा था कि तभी वो कहता है, अरे जितना पिछले महीने मटन नहीं बिका उतना विशाल बकरियां बिक रही है और मेरा मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। गांव वाले भी खुश है और उनकी कोई शिकायत भी नहीं है। बस इस काम को किसी की नजर ना लगे, फिर तो मैं बंगला और बड़ी गाड़ी भी जल्द ही खरीद लूंगा। कि तभी वहां उसकी बीवी आती है और वो कहती है, लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। मुझे सब पता है कि आप बकरियों के साथ क्या करते हो। देखो जी, ऐसे धोखे के पैसे हमें ज्यादा दिन हजम नहीं होंगे। अरे चुप कर, तू ही आ गई नजर लगाने। अब देख, ये मुंह कहीं खोलना मत, नहीं तो तू अपने पति का मरा मुंह देखेगी। ऐसा कहकर मदन बीवी को ही धमकाता है और वो ना चाहते हुए भी चुप हो जाती है। पर ये सारी बातें उसका बेटा सोनू सुन लेता है। वो अपने पिताजी को सुधारने की सोचता है। ऐसे ही एक दिन जब मदन बकरियों में हवा भर रहा था, तब सोनू उसका वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को सारे गांव वालों को भेज देता है। सारे गांव वाले मदन का वीडियो देखकर गुस्से से उसके दुकान पर आते हैं। तब मदन कहता है, अरे गांव वालों, तुम सब एक साथ आ गए। लगता है आज सबको विशाल बकरियां चाहिए। चलो एक एक करके पैसे लेकर सामने आओ। तब एक गांव वाला सामने आकर उसे उसका वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो वहां से दुकान छोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। गांव वाले मिलकर उसे पीटने लगते हैं कि तभी वहां उसकी बीवी और बेटा पुलिस को लेकर आते हैं। पुलिस गांव वालों को रोकते हैं और मदन को पकड़ लेते हैं। तब सोनू कहता है, पिताजी, ये सब आपको सुधारने के लिए मैंने ही किया था। अब अपने किए की सजा भुगत कर जेल से सुधर कर आइए। उस दिन मदन को अपनी गलती का एहसास होता है।
वो सबसे माफी मांगता है और सुधरने का वादा करता है। मदन को धोखाधड़ी के लिए 1 साल की सजा होती है और जब वो सजा भुगत कर वापस आता है तब वो पूरा ईमानदार बनता है और फिर से अपना काम शुरू करता है। जायंट अनियन एटीएम थीफ। चंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो सब्जियां उगाता था और उन सब्जियों को उसी गांव में रहने वाले गिरिधर नाम के दुकानदार को बेच देता था। वो एक छोटा सा गांव था जहां सिर्फ एक ही दुकानदार था जो गांव वालों से सब्जियां कम दाम पर खरीदता था और उन्हें दुगने दामों में बेच देता था। गिरिधर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। इस बार चंदू ने प्याज उगाई थी। प्याज की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। ये देख चंदू बहुत ही खुश हो जाता है। वो अपनी प्याज लेकर गिरिधर के पास जा ही रहा था कि उसका बेटा दिनेश वहाँ आता है जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। अरे वाह पिताजी, लगता है इस बार प्याज की अच्छी फसल हुई है। सुना है प्याज का भाव भी आसमान को छू रहा है। अरे सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। चलो ये प्याज गिरिधर को बेच कर आते हैं हम दोनों। यूँ दोनों गिरिधर के पास जाते हैं। गिरिधर प्याज को देखकर खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह प्याज, इसका भाव तो आसमान को छू रहा है। खूब मुनाफा होगा मुझे। ये सोचकर वो चंदू से कहता है, अरे ओ चंदू, लगता है प्याज की फसल अच्छी हुई है, पर क्या करे तुम्हारा टाइम ही खराब है। मार्केट में प्याज का भाव एकदम से गिर गया है। मैं तुम्हें 15 रुपए किलो दूंगा। मेरे लिए भी ये घाटे का ही सौदा है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना है कि प्याज का भाव आसमान को छू रहा है। अरे अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलता? नहीं ना। अब तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। चंदू गिरिधर को प्याज बेचने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी दिनेश उसे रोकते हुए कहता है, नहीं पिताजी, हम प्याज को इस दाम पर इसे नहीं बेचेंगे। अरे लगता है तुम्हारा बेटा प्याज को बिना बेचे ही यूं सड़ाना चाहता है। देखिए, आप इसकी तो चिंता ना करें। प्याज का क्या करना है मैं ये अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर दिनेश अपने पिता को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब गिरिधर अपने मन में सोचता है, अरे ये आजकल के छोरे अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं। मैं भी देखता हूँ कि कौन इसकी प्याज को खरीदता है। इसकी प्याज यूं की यूं रहकर सड़ जाएगी। दूसरी ओर चंदू अपने बेटे से कहता है, बेटा, हम प्याज तो वापस लेकर आ गए। अगर हम इसे नहीं बेच पाए तो ये सड़कर खराब हो जाएगा और मेरे बूढ़े पैरों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं गली गली जाकर इस प्याज को बेच सकूं। पिताजी, आप इसकी चिंता मत करो। आपको कहीं भी जाकर प्याज बेचने की जरूरत नहीं है। लोग खुद आकर आपके पास से प्याज खरीदेंगे। मैं एक ओनियन एटीएम मशीन बनाऊंगा जिसमें ग्राहक पैसे डालकर जितने प्याज उन्हें चाहिए उतनी ले जाएंगे। ये कहकर दिनेश दिन रात मेहनत करके एक अनियन एटीएम मशीन बनाता है और उसे गांव के चौराहे में रखता है। वो गांव वालों को इकट्ठा कर उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझाता है। उस दिन से लोग एटीएम मशीन से प्याज खरीदना शुरू करते हैं। दिनेश वापस शहर चला जाता है। लोग उसमें पैसे डालते हैं और प्याज लेते हैं। चंदू हर रोज शाम उस एटीएम मशीन से पैसे निकालता था और फिर से उसमें प्याज भर देता था। उस एटीएम मशीन की वजह से गिरिधर का व्यापार ठप पड़ जाता है। ना तो कोई उससे प्याज खरीदते थे और ना ही बेचते थे। ये देख गिरिधर, इस दिनेश के बच्चे ने तो मेरा सारा व्यापार ही बंद कर दिया। मैं इसके ओनियन एटीएम मशीन को ही खराब कर दूंगा। ये सोचकर गिरिधर चुपके से अनियन एटीएम मशीन के पास जाता है और सबसे चुप कर उसमें बैठ जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आकर पैसे डालता है, पर प्याज नहीं आते हैं। वो बहुत देर कोशिश करता है, पर प्याज नहीं आ रही थी। ग्राहक चंदू के पास जाता है। ऐसे ही 2-3 ग्राहक आते हैं, उनका भी यही हाल था। वो सब चंदू के पास जाते हैं। इधर गिरिधर पैसे और प्याज लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ग्राहक चंदू से, अरे चंदू भाई, तुम्हारे ओनियन एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। हमने उसमें पैसे डाले पर प्याज नहीं आ रही है। हमें हमारे पैसे लौटा दो। ये देखकर चंदू अपने बेटे को फोन करता है।
दिनेश आकर एटीएम मशीन खोलकर देखता है, उसमें ना तो पैसे थे और ना ही प्याज। ये देख दिनेश अपने मन में सोचता है, यह जरूर किसी का किया धरा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। ये सोचकर दिनेश अगले दिन फिर से अनियन एटीएम मशीन में प्याज लाकर डालता है और दूर जाकर चुपके से उस पर नजर रखता है। लोग आकर एटीएम से प्याज खरीद कर जा रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक कुछ देर बाद एटीएम के पास गिरिधर सबकी नजरों से छुपते हुए आता है और उसमें बैठ जाता है। ये देख दिनेश तुरंत एटीएम के पास जाता है और उसे बाहर से बंद कर देता है। वो लोगों को इकट्ठा करता है और गिरिधर को रंगे हाथ पकड़ता है। गांव वाले सब गिरिधर की जमकर पिटाई करते हैं। दिनेश गिरिधर को पुलिस के हवाले करता है।